नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियां यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम इवॉन होल्डन है। उम्र मेरी 47 साल हो चुकी है और मैं पिछले 19 सालों से नाइट गार्ड की नौकरी कर रहा हूं। जिधर लोग रोशनी ढूंढते हैं, मैं हमेशा अंधेरे वाली नौकरियों में गया हूं। रातें, भूतिया सन्नाटा और सुनसान जगह है। शायद यही सब मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ऐसी चीज है जिसे मैं खुद भी कई सालों तक मान नहीं पाया। मैंने इसे सपना समझकर टालने की कोशिश की, पर हर सर्दी जब हवा में ठंड और जंगल में सन्नाटा आता है, मुझे वो रात फिर से याद आ जाती है। और आज करीब 8 साल बाद मैं ये कहानी पहली बार किसी को बता रहा हूं। ये घटना वायोमिंग के एक परित्यक्त संचार स्टेशन में हुई थी। यह स्टेशन 1999 तक सैन्य उपयोग में था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। फिर भी किसी तकनीकी कारण के चलते सरकार ने फैसला किया कि कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड को वहां हमेशा पोस्ट किया जाएगा, ताकि कोई अंदर घुसे नहीं। मैं वही गार्ड था। हर साल दिसंबर से फरवरी तक वहां इतना तेज बर्फीला तूफान चलता था कि वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं होता था। सब रास्ते बंद, सब सड़कें गायब। कई बार ऐसा भी होता था कि 3-3 हफ्तों तक कोई इंसान मेरी तरफ आता ही नहीं था। बस मैं, बर्फ, टूटते पेड़ और पुरानी इमारत का कराहता ढांचा। उस स्टेशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुराना मॉनिटर रूम था। दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी, कंप्यूटरों पर बर्फ जम जाती थी, खिड़कियों पर हवा ऐसे टकराती थी जैसे कोई बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। और अजीब बात यह थी कि स्टेशन के बिल्कुल पीछे घना जंगल था, जिसे लोग विंटर होलो कहते थे। उस इलाके में लोग कम ही जाते थे, क्योंकि वहां के बारे में एक पुरानी अफवाह थी कि जब हवा जम जाती है तो जंगल में कुछ ऐसा चलता है जो इंसान नहीं। लेकिन मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। नौकरी करनी थी, बस कर रहा था। पर जो मैंने उस रात देखा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो 17 जनवरी की रात थी। तूफान के बाद की चुप्पी थी। बहुत बहुत भारी, दम घोंटने वाली चुप्पी। मैं कंट्रोल रूम में हीटर के पास बैठा कॉफी पी रहा था। रात के 1:23 पर मेरे स्टेशन की बाहरी चेतावनी लाइट अचानक चमकी। पहले लगा कि हवा के कारण होगा, लेकिन फिर टप टप टप, बर्फ पर किसी के चलने की आवाज। लेकिन वो इंसान जैसी आवाज नहीं थी। उन कदमों के बीच का अंतर बहुत लंबा था, जैसे कोई बहुत लंबी टांगों वाला जीव चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था, बस अंधेरा, और अंधेरे में हिलती बर्फ। पर आवाज आ रही थी, धीरे मगर साफ, टप टप टप, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर चल रही हो। रफ्तार भी अजीब थी, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, बस लगातार, बिना रुके। मैंने इंटरकॉम ऑन कर दिया। हेलो, कोई है बाहर? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने फ्लडलाइट ऑन कर दी। पूरी जमीन सफेद चमक उठी। और फिर बस एक पल के लिए मैंने कुछ देखा। सफेद बर्फ में काले रंग की 2 बहुत बहुत ऊंची परछाइयां। मानव जैसी नहीं, जानवर जैसी भी नहीं, बल्कि कुछ बीच में, कुछ गलत, जैसे किसी ने इंसान का आकार खींचकर लंबा कर दिया हो। मैंने झट से लाइट ऑफ कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो चीजें भी मुझे देख रही हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, मैंने बहुत डरावनी चीजें देखी हैं, लेकिन वो परछाई, वो अलग थी। वो भूखी लग रही थी, कुछ तलाशती हुई। और ऐसा लगा वो मुझे देख सकती है, भले ही मैं उसे न देख पाऊं। रात के 2:07 पर मेरे रेडियो में खड़खड़ाहट हुई।
को हा लो क ह लो मेरी सांस अटक गई। इस बेस से संपर्क करने वाला कोई नहीं था, ना कोई रेंजर ना कोई अधिकारी, क्योंकि सर्दियों में ये पूरा इलाका बंद रहता था। फिर वो आवाज और साफ हुई, इवान। मैं सन्न रह गया, मेरी गर्दन अपने आप अकड़ गई। वो मेरे नाम की आवाज थी, पर वो मेरे किसी साथी जैसी नहीं लग रही थी। वो आवाज अजीब तरह से खींची हुई थी, जैसे किसी ने इंसानी आवाज की नकल की हो लेकिन सही नहीं कर पाया। फिर दोबारा ईवा ना दार वा जा खो लो। मेरे हाथ ठंडी पड़ गए, कांपने लगे, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसी तरह बोले जा रही थी जिस तरह मेरी मरी हुई पत्नी बोला करती थी। लेकिन मेरी पत्नी को मरे 12 साल हो चुके थे। मैंने रेडियो बंद कर दिया, पर वो आवाज बंद नहीं हुई। अब वो सीधे खिड़की के बाहर से आ रही थी। ईवान दर वा जा खो लो। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। धीरे धीरे मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सफेद बर्फ और काली रात। लेकिन फिर एक लंबा, बहुत लंबा काला साया खिड़की के बिल्कुल पीछे से गुजरा। खिड़की की ऊंचाई करीब 7 फीट थी, लेकिन वो छाया उससे भी ऊपर थी। मैं डर के मारे कुर्सी पर ही बैठा रह गया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। इतने में ठक 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 खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई, धीरे पर बहुत भारी, जैसे किसी ने बहुत लंबी उंगलियों से कांच को छुआ हो। और फिर एक आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह, इवान, मैं ठंडी हूं, अंदर आने दो। लेकिन वो बोलने की गति गलत थी, बहुत धीमी, टूटी हुई, अस्वाभाविक, जैसे कोई सिर्फ बोलने की नकल कर रहा हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं सिर्फ रो रहा था, चुपचाप, कुर्सी पर बैठे बैठे। रात के 2:41 पर दरवाजे के बाहर से घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत लंबा पतला शरीर दरवाजे पर रगड़ रहा हो। फिर खोलो खोलो। वो आवाज अब मानव नहीं थी, वो किसी गुफा से आती हुई गूंज के जैसी थी, बहुत गहरी, बहुत ठंडी। मैंने अपना हथियार उठाया, पर मुझे पता था कि गोली का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चीज दरवाजे के ठीक सामने रुक गई और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे मैं आज भी याद करके कांप जाता हूं। उसने धीरे धीरे, बहुत खींचे हुए स्वर में मेरे बेटे का नाम पुकारा, जो अपनी मां के बाद ही मर चुका था। जो भी वो था, वो मेरी यादों को पढ़ रहा था, मेरी कमजोरियों को समझ रहा था और उनको इस्तेमाल कर रहा था। मैं टूट गया था, थक गया था, मेरा दिमाग सुन्न था। मुझे लगा अब यही मेरा अंत है। फिर एकदम पूरी रात शांत हो गई। हवा रुक गई, पेड़ रुक गए, हर आवाज बंद। और मुझे पता था
कि ये शांति प्राकृतिक नहीं है, ये वही मौन था जो तूफान के पहले आता है या शिकारी के हमला करने के पहले। फिर कड़क, जैसे कोई खिड़की के ऊपर चढ़ गया हो। छत पर धीरे धीरे चलने की आवाज आई, बहुत भारी, फिर भी रेंगती हुई। फिर स्टेशन की दीवारें हल्के हल्के हिलने लगी। मैं जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और बस इंतजार किया। किसका? शायद मौत का। मुझे लगा मैं बेहोश हो गया था। जब मैं उठा तब सुबह के लगभग 7:10 हो रहे थे। बाहर हल्की धूप थी, बर्फ चमक रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत बाहर निकलकर जमीन देखी और वहां दरवाजे के ठीक सामने एक लाइन में बहुत गहरे कदमों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के नहीं थे। वो इतने बड़े थे कि लग रहा था कोई वजनदार लंबा जीव वहां खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, कदमों के निशान स्टेशन तक आते थे लेकिन वापस नहीं जाते। मेरा नाम एलन हार्ट है और करीब 12 साल पहले सर्दियों के मौसम में मैंने अमेरिका के नॉर्थ वायोमिंग इलाके में एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। वो जगह शहर से करीब 18 मील दूर एकदम वीरान इलाके में बनी हुई थी। वहां तक जाने वाला रास्ता बर्फ में डूबा रहता था। आसपास न कोई घर न दुकान, बस दूर दूर तक सफेद अंधेरा। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो लगता है जैसे किसी ने मेरी आत्मा की ठंड ही छीन ली थी। मैंने उस रात जैसा डर अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया और उम्मीद करता हूं कि दोबारा कभी न करूं। मैंने जिस जगह नौकरी की उस बेस को लोग रिवर फॉल्स आउटस्कर्ट रिसर्च फैसिलिटी कहा करते थे। कई साल पहले वहां एक नेशनल वाइल्ड लाइफ लैब हुआ करती थी जहां जानवरों और मौसम पर रिसर्च होती थी, लेकिन अचानक एक हादसे के बाद वो जगह बंद कर दी गई थी। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया था, फैसिलिटी शट डाउन ड्यू टू स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी, लेकिन लोगों के हिसाब से असली वजह कुछ और थी। कोई कहता था कि वहां रात में कुछ दिखाई देता है, कोई कहता था कि वहां रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जिसे वो आज तक छुपा रहे हैं। मैं इन सब बातों को अफवाहें समझता था। वजह भी थी, मुझे उस समय पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। माँ की दवाइयों का खर्च, घर का किराया, सब कुछ मेरी कमाई पर निर्भर था। इसलिए डर, अफवाहें, इन सब का सवाल ही नहीं था। जो नौकरी मिली मैंने ले ली। सर्दियों का समय था, हर तरफ बस सफेद अनंत चुप्पी। मैं साइकिल से बेस तक पहुंचता था क्योंकि बर्फ में गाड़ी फंसने का डर रहता था। बेस एक 3 मंजिला इमारत, पीछे पुरानी स्टोरेज बिल्डिंग्स और आगे एक खाली पार्किंग। अंदर बस इमरजेंसी लाइट्स जलती थी जिनमें भी कई बार झिलमिलाहट होती थी। मेरी ड्यूटी थी हर 2 घंटे में बिल्डिंग का रूटीन राउंड, लॉगबुक अपडेट, बेस के मोशन अलार्म्स की जांच। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य था। हाँ, थोड़ी ठंड जरूर थी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन मैं खुद को समझा लेता था कि यह सब मेरा दिमाग है। फिर आया वो रात। तारीख थी 14 दिसंबर। उस रात बर्फ इतनी पड़ रही थी कि बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई दूर जंगल से रो रहा हो। रात के करीब 11:13 हुए होंगे। मैंने लॉगबुक में एंट्री की और पहली मंजिल के कॉरिडोर में गया। तभी स्थापित मोशन सेंसर एकदम से बीप कर उठा। लाइट रेड हो गई। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कोई डोर हिल गया हो, लेकिन अगली ही सेकंड बेसमेंट का मोशन अलार्म भी बजने लगा। मेरे अंदर अजीब बेचैनी होने लगी। बेसमेंट में कई साल से कोई नहीं गया था, वहां बिजली भी नहीं थी। मैंने रेडियो उठाया और अपने सुपरवाइजर क्रिस को कॉल किया। क्रिस, बेसमेंट में मोशन ट्रिगर हुआ है, शायद कोई जानवर घुस आया हो। कुछ सेकंड खामोशी के बाद आवाज आई, अंदर कुछ नहीं जाता एलन, बाहर से सब रास्ते बंद हैं, लेकिन हाँ, चेक कर लो, कॉल मी इफ एनीथिंग वियर्ड हैपेंस। मैंने गहरी सांस ली, फ्लैशलाइट उठाई और बेसमेंट की ओर बढ़ने लगा। बेसमेंट तक पहुंचने के लिए एक लोहे की सीढ़ी थी।
जैसे ही मैं नीचे उतरा, फ्लैशलाइट की रोशनी धुंधली सी लगने लगी। ठंडी हवा ऐसी महसूस हो रही थी जैसे बर्फ किसी ने मेरे गले में भर दी हो। दरवाजा आधा खुला था। यह देख मैं चौंक गया, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी सिर्फ मेरे पास थी और मैंने रात की शुरुआत में खुद उसे लॉक किया था। दरवाजा खोलना भी मुश्किल था, क्योंकि उसकी कुंडी अंदर से धक्का लगने जैसी टेढ़ी हुई थी, ऐसे जैसे अंदर से किसी ने जबरदस्ती धक्का मारा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च अंदर डाली। बहुत महीन, बहुत धीमे, जैसे किसी इंसान की ठंडी सांस की आवाज कई कोनों में गूंज रही हो। फिर टॉर्च का फोकस एक जगह जाकर रुका और मैं वहीं जम गया। सामने दीवार के बिल्कुल पास कोई खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, पर उसका सर उसके शरीर के लिए बहुत लंबा था और उसकी चाल ऐसे जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, पर उसका शरीर 7-8 फीट का हो। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस दीवार को अपना सर टेढ़ा करके घूरे जा रहा था, हल्के हल्के हिलता हुआ। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसकी काली पतली गर्दन झटके से मुझ पर मुड़ी और उसके सर के दोनों तरफ से अजीब छेद जैसे दिखाई दे रहे थे, जिनमें से भाप निकल रही थी, जैसे वो ठंड में सांस ले रहा हो। मैं वहीं जम गया। दिल धड़क नहीं रहा था, धक धक नहीं, बल्कि जैसे कंपन कर रहा था। मैं भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमे हुए थे। तभी वो आकृति एकदम से मेरी तरफ झुकने लगी, धीरे धीरे, सांप की तरह। उसके कंधे कोई इंसान जैसे नहीं थे, ऐसे जैसे चमड़ी सिर्फ हड्डियों पर चढ़ी हो। वो करीब आया और मेरी टॉर्च एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था वो मेरे बिल्कुल सामने था, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। न कोई फुसफुसाहट, न कोई गुर्राहट, बल्कि एकदम वही आवाज जिसमें मेरी मरी हुई मां मुझे बचपन में जगाया करती थी। एलन, चलो, बाहर चलो। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हटना चाहता था, पर शरीर मेरा था ही नहीं। अचानक उसने मेरे कंधे पर किसी बर्फ की सिल्ली जैसा हाथ रखा। वो स्पर्श इंसानी नहीं था। मुझे लगा जैसे चमड़ी की बजाय उसने अपनी हड्डी रखी हो, खुरदुरी, बर्फीली। और एक पल के लिए मुझे सच में लगा ये चीज मेरी मां की आवाज का इस्तेमाल कर रही है। फिर वो फुसफुसाया, एलन, मुझे याद है, तुम बहुत डरोगे नहीं, तुम तो मेरे पास आओगे। मेरी रीढ़ टूटने लगी जैसी महसूस हुई। मैंने किसी तरह अपने हाथ चलाए, टॉर्च से प्रहार किया और सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे वो चीज 4 पैरों पर भाग रही हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए चिल्लाया, क्रिस, क्रिस, रिस्पॉन्ड, समथिंग्स इन द बेसमेंट। रेडियो में सिर्फ शोर। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, एलन, वापस आओ। इंसानी आवाज नहीं थी, इसमें खामोशी मिलाकर बोलने की कोशिश की गई थी, जैसे कोई इंसानी आवाज बनाने की कोशिश कर रहा हो। मैं किसी तरह मेन हॉल में पहुंचा और इमरजेंसी लॉकडाउन बटन दबा दिया। बेसमेंट का दरवाजा पीछे से ढक ढक धड़ाम ढक ढक, ऐसे जैसे कोई उस दरवाजे को अपने सिर से मार रहा हो। मैं कोने में बैठा कांप रहा था। कहना आसान है, पर उस समय मैं सच में रो पड़ा था। सुबह करीब 6 बजे क्रिस और 2 और सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए। उन्होंने बताया बेसमेंट दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया था, लेकिन अंदर कोई नहीं था, न जानवर के निशान, न इंसान। पर दरवाजे पर गहरे नाखूनों जैसे निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने लोहे पर पंजे घिसे हो। मैंने सब बताया, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद मैं दोबारा उस बेस पर नहीं गया। मैंने नौकरी छोड़ दी। आज भी सर्दियों के मौसम में जब रात में हवा चीखती है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, एलन, तुम तो मेरे पास आओगे। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मुझे एक बात मालूम है,
कुछ चीज़ें इंसान से भी पुरानी हैं और वो चीज़ें हमारे पीछे तब भी होती हैं जब हमें लगता है हम अकेले हैं। मेरा नाम आइजैक रिवेरा है। उम्र अब 48 के आसपास होगी। पेशे से मैं एक नाइट गार्ड हूँ। जी हाँ, वही काम जिसमें आप आधी रात को किसी सूने, ठंडे, छोड़े हुए सरकारी बेस पर बैठकर सुरक्षा कर्मी का फर्ज निभाते हैं, जबकि आपका दिमाग आपको बार बार कहता रहता है कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। मैंने अमेरिका के कई बेस पर काम किया है, लेकिन जो मैंने 16 साल पहले अनुभव किया था वो आज भी मेरे सपनों में मेरा पीछा करता है। मैंने इस घटना के बारे में ना अपनी पत्नी को बताया और ना अपने किसी साथी को, क्योंकि सच कहूं मैं खुद भी मानना नहीं चाहता था कि वो सब सच था। आज जब मैं रिटायरमेंट के कगार पर हूं, तब जाकर ये कहानी बताने की हिम्मत हुई है, क्योंकि इन चीज़ों को अंदर दबा कर रखना इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये बात है दिसंबर 2009 की। सर्दियों का मौसम था और उस साल सर्दियां असाधारण रूप से कठोर थीं। मुझे एक नई पोस्टिंग मिली थी, एक पुराना सरकारी बेस नॉर्थ रिज रिले आउटपोस्ट, जो बंद हो चुका था। वो बेस शहर से लगभग 22 मील दूर पहाड़ियों और घने पाइन्स के बीच सुनसान पड़ा था। सरकारी फाइलों में लिखा था कि इस बेस को 1995 में बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश हर सर्दियों में वहां एक नाइट गार्ड तैनात करना जरूरी था। कारण ये किसी ने नहीं बताया, बस इतना कहा गया, रात में बेस से दूर मत जाना, पहाड़ियों की तरफ मत देखना और अगर कुछ दिखे तो प्रतिक्रिया मत देना। मैंने सोचा काफ़ी बेसों में अजीब नियम होते ही हैं, पर बाद में समझ आया कि ये नियम अजीब नहीं, चेतावनी थे। मेरे पहुंचने के वक्त हल्की बर्फ गिर रही थी। बेस पूरी तरह कंक्रीट और जर्जर लोहे से बना हुआ, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें जंग लगी और हवा ऐसी कि लगता था जैसे कोई लगातार फुसफुसा रहा हो। मैंने मेन बिल्डिंग का दरवाज़ा खोला। अंदर ठंड का ऐसा झोंका आया जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा हो। मेरा कमरा बहुत छोटा था, एक बेड, एक टेबल, एक पुराना रेडियो और एक खिड़की जो आधी टूटी हुई थी। शिफ्ट शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मुझे वो पहली आवाज सुनाई दी, थप थप थप, जैसे कोई बाहर से दीवार पर कुंडी मार रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। बर्फ पर गहरे कदमों के निशान थे, लेकिन इंसानी नहीं। कदमों की चौड़ाई, उनकी दूरी, सब अस्वाभाविक थे, जैसे कोई ऐसा जीव यहां आया था जिसे बर्फ में चलने की आदत नहीं, या शायद वो बर्फ के ऊपर तैर रहा था। निशान बेस के पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए, ऐसे जैसे कोई ऊपर उठ के सीधा हवा में उड़ गया हो। मैंने अपने आप को समझाया, ये ठंड और थकान का असर है, पर भीतर डर का पहला बीज पड़ चुका था। रात लगभग 1 बजे थे। मैं बेस की छोटी ऊंची वॉच टावर पर बैठा था। चारों तरफ काली स्याही जैसा अंधेरा और केवल मेरे हाथ की टॉर्च की हल्की सफेद किरण। फिर अचानक पेड़ों के बीच कहीं बहुत दूर से एक आवाज आई, आइजैक। मैं जम गया, मेरी सांसें रुक गईं। वो आवाज मेरी माँ की थी, मेरी माँ की जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। आवाज दोबारा आई, ज्यादा साफ, ज्यादा करीब, आइजैक बाहर आओ। ठंड मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई, मेरी उंगलियां पसीने से भीग गईं, जबकि मौसम जमाने वाला था। मैंने टॉर्च उस दिशा में फेंकी और पेड़ों के बीच एक काला, बेहद लंबा आकृति खड़ी थी। कद्दू की तरह सिर, दुबला खिंचा हुआ शरीर और उसकी गर्दन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई टूटी हुई हड्डी खटक रही हो। वो हिला नहीं, पर मुझे देख रहा था, मुझे महसूस कर रहा था। मैं तुरंत नीचे भागा और बेस के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। उस रात अजीब तरह की खामोशी थी। ये वो खामोशी नहीं होती जो शांत जगहों पर होती है, ये वो वाली होती है जो तूफान से ठीक पहले महसूस होती है। मैं रेडियो के पास बैठा था कि अचानक सारे रेडियो चैनल अपने आप बदलने लगे। स्टैटिक, फुसफुसाहटें, चीखे जैसी आवाजें आने लगीं। और फिर डोंट लुक एट द रिज, पहाड़ी की तरफ मत देखो। ये बात रेडियो पर किसने कही आज तक नहीं समझ पाया,
क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ना गहरी ना भारी, बल्कि एक साथ कई आवाजों का मिश्रण। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं उठा और खिड़की के पास गया। पहाड़ी बिल्कुल सामने थी और वहां पहाड़ी के किनारे पर एक लंबा काला झुका हुआ जीव खड़ा था। चांदनी में उसकी परछाई बहुत साफ दिख रही थी, जैसे किसी इंसान को लंबा खींचकर 8 फीट का बना दिया गया हो। उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों से आगे तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को बेमकसद घुमा रहा था। मैं उसे घूरता रहा और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, आइजैक, उससे नजर मत मिलाना। मैं पलटा। कैप्टन बर्न्स खड़े थे, बेस के हेड। उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। वो 2 दिन पहले छुट्टी पर गए थे। वो पसीने से भीगे हुए, कांपते हुए, बुरी तरह डरे हुए थे। कैप्टन ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये जंगल से भी पुरानी है। ये आवाजों की नकल करती है, जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें पुकारती है। और फिर उन्होंने चुप होकर सिर झुका लिया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा, मैंने इसे देखा था 14 साल पहले। इससे केवल एक बार बचा जा सकता है, लेकिन ये भूलता नहीं, ये वापस आता है। मेरे पेट में ठंडा पत्थर जैसा डर बैठ गया। अचानक बेस का दरवाजा धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। धप धप धप, जैसे कोई बहुत भारी हाथों से थपथपा रहा हो। फिर एक आवाज आई, बर्न्स, दरवाजा खोलो। वही आवाज जो कैप्टन की थी। कैप्टन ने दहाड़ते हुए कहा, वो मेरा नहीं है, दरवाजा मत खोलना। और मैं ये समझ गया, वो चीज केवल इंसानों का रूप, उनकी आवाज, उनकी चाल, सबकी नकल कर सकती थी। हम दोनों दरवाजे से पीछे हट गए। दरवाजा अब कांप रहा था, हवा के झोंके बेस में घुस रहे थे। और तभी खिड़की के बाहर वही आकृति दिखी, करीब, बहुत करीब। अब मैं उसका चेहरा देख सकता था, पर वो चेहरा था ही नहीं। चेहरे की जगह बस एक लंबी सीधी खींची हुई गहरी दरार थी। उस दरार से हल्की हल्की सांस की आवाज आ रही थी, जैसे कोई खाली बोतल में हवा भर रहा हो। कैप्टन बर्न्स उसकी ओर नहीं देख रहे थे। वो डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। और फिर उस आकृति ने कुछ ऐसा किया जो आज भी याद करके मैं कांप जाता हूं। उसने अपना हाथ कांच पर रखा, हाथ जो इंसानी हद से 2 गुना बड़ा था। और फिर उसने ठीक मेरी मां की आवाज में कहा, आइजैक बेटे, दरवाजा खोलो। मेरी रूह जैसे ठंडी पड़ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैप्टन चिल्लाए, ये तुम्हारी मां नहीं है। अचानक ऊपर की तरफ से तेज धमाका हुआ। बेस की पुरानी पानी की टंकी फट गई और टनों बर्फ और पानी नीचे गिरा। उस धमाके से वो जीव चौंक गया। वो कुछ सेकंड के लिए गायब हो गया, जैसे हवा में धुएं की तरह घुल गया हो। बस उसी पल कैप्टन ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाए, अभी अभी भागो। हम दोनों अंधेरे में बर्फ पर फिसलते हुए बेस से बाहर निकले। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। जंगल की आवाजें अचानक तेज होने लगी। टहनियों के टूटने की आवाजें, फुसफुसाहटें, चीखें, सब एक साथ। जब हम मुख्य सड़क तक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, न गाड़ी न मदद। लेकिन वो जीव अब तक वहां नहीं आया। शायद बेस के अंदर कुछ उसे रोकता था, या शायद वो हमें इतनी जल्दी नहीं चाहता था। हम वहां घंटों कांपते रहे। आखिर में सुबह के करीब 4 बजे एक पेट्रोलिंग कार मिली। उन्होंने हमें शहर पहुंचाया। अगले दिन जब जांच टीम गई तो पाया कि बेस अंदर से बिल्कुल टूटा नहीं था। ना खिड़की टूटी थी, ना दरवाजा। पर मुझे पता था कि वो सब हुआ था। वो जीव सचमुच में था। कैप्टन बर्न्स की हालत और भी बिगड़ती गई। 6 महीने बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। कहते हैं उन्होंने पहाड़ी की तरफ देखते हुए छलांग लगा दी। अब मैं किसी भी बेस पर तैनाती से पहले खिड़कियों को चेक करता हूं। कभी भी पहाड़ियों की तरफ नहीं देखता। कभी भी रात की आवाजों को सच नहीं मानता। कभी कभी आज भी मेरे दरवाजे पर धीमी सी थपथपाहट होती है। और फिर मेरी मां की आवाज आती है, आइजैक बाहर आओ। मैं जानता हूं वो मेरी मां नहीं है। वो वही है जो बेस के बाहर पहाड़ियों में रहता है। वो नहीं पटकता, ना चिल्लाता, बस इंतजार करता है कि मैं दरवाजा खोल दूं। और जिस दिन मैं ये गलती कर दूं, शायद मैं भी किसी छोड़े गए बेस की बर्फ में
बिना चेहरे वाली एक लाश की तरह मिलूं। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।